हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीजांड की संरचना। देखिए, इसके पहले हमने आपको नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स के मध्य डिफरेंस कराया था। देखिए, आज की वीडियो में क्या हमारा बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो देखिए, बीजांड की संरचना की यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है। देखिए, बीजांड एक्चुअल में जो होते हैं, ठीक है, तो देखिए बीजांड से रिलेटेड दो तीन चीजें पहले हमको जाननी है। देखिए, सबसे पहला तो क्या है कि बीजांड होते कहाँ हैं, ठीक है, यानी ये स्थित कहाँ होते हैं। तो बीजांड जो है कहाँ स्थित होते हैं? अंडाशय के अंदर। कहाँ स्थित होते हैं? अंडाशय में स्थित होते हैं। तो देखिए, आपको ये तो मालूम होगा कि बीजांड कहाँ स्थित होते हैं? अंडाशय में स्थित होते हैं। और एक चीज आप देखिए कि अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड रहेगा। एक अंडाशय के अंदर एक से ज्यादा भी बीजांड हो सकते हैं। पर दूसरी चीज यहां पे ध्यान में रखिए कि जो अंडाशय है, ठीक है, तो अंडाशय में देखिए जो बीजांडों के स्थित होने का जो क्रम होता है, ठीक है, यानी अंडाशय में बीजांडों की जो व्यवस्था होती है। देखिए, अंडाशय में बीजांडों की जो व्यवस्था होती है, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? देखिए, अंडाशय में जो बीजांडों की व्यवस्था होती है यानी जिस क्रम में वो स्थित होते हैं, तो अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था जो होती है, व्यवस्था का क्रम जो है क्या कहलाता है? बीजांडान्यास कहलाता है। यानी देखिए क्या कहलाता है? बीजांडान्यास कहलाता है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन कहलाता है, ठीक है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो देखिए, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था का जो क्रम होता है वो बीजांडान्यास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बीजांड होता है, ठीक है, यह अंडाकार, कैसा? यह अंडाकार होता है तथा साथ ही साथ अंडाकार तथा श्वेत संरचना होती है। श्वेत संरचना होती है। देखिए, तीन चीजें आपको याद रखनी है कि जो अंडाशय में स्थित होते हैं। पहली बात तो बीजांड स्थित कहाँ होते हैं? तो ये अंडाशय में स्थित होते हैं। और एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड भी उपस्थित हो सकते हैं। और बीजांडों की जो व्यवस्था होती है अंडाशय के अंदर, तो उस व्यवस्था के क्रम को हम क्या कहते हैं? बीजांडान्यास कहलाते हैं, यानी प्रेजेंटेशन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? जो बीजांड होते हैं ये अंडाकार तथा श्वेत संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है कि बीजांड जो होते हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे बीजांड होते हैं, तो अंडाशय में जो बीजांड होते हैं, देखिए अंडाशय में बीजांड एक गद्दीनुमा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है। एक गद्दीनुमा संरचना द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। जिसे प्लेसेंटा अथवा इसको क्या कहते हैं? अपुरा कहते हैं। तो देखिए, अंडाशय में स्थित होते हैं और अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था का जो क्रम होता है वो बीजांडान्यास कहलाता है। और अंडाशय जो होता है ये एक अंडाकार तथा श्वेत संरचना होती है। चौथा पॉइंट क्या कि अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो एक गद्दीनुमा संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे कि प्लासेंटा या अपरा कहते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं कि बीजांड की संरचना में कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो चलिए, बीजांड की संरचना में हम प्रमुख भाग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग जो होता है
देखिए पहला भाग होता है क्या, एक बीजांड व्रंत, क्या होता है, बीजांड व्रंत। दूसरा भाग बीजांड व्रंत को हम क्या बोलते हैं, फनिकल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम फनिकल भी बोलते हैं। दूसरा भाग देखिए क्या होता है, दूसरा भाग होता है एक यहाँ पे वैस्कुलर स्टैंड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संवहन रज्जु बोलते हैं, इसको हम संवहन रज्जु यानी वैस्कुलर स्टैंड, वैस्कुलर स्टैंड। देखिए इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, यहाँ पे एक रफ होता है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संधि रेखा, संधि रेखा या संधि रेखा या रफ। चौथा पॉइंट देखिए क्या होता है, इसमें अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट, और अध्यावरण दो होते हैं, ठीक है, एक होता है आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक, और एक होता है बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। इसके बाद देखिए एक भाग होता है निभाग, जिसको कि क्या बोलते हैं, निभाग या चलाजा इसको बोलते हैं, ठीक है। छठवां भाग होता है, देखिए इसमें बीजांड काय होता है एक भाग, बीजांड काय, बीजांड काय को हम बोलते हैं न्यूसेलस, बीजांड काय या न्यूसेलस, ठीक है। इसके बाद देखिए एक भाग क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो ये देखिए 7 पॉइंट हो गए। इसके अलावा देखिए और कौन भाग होते हैं, इसके अलावा एक भाग होता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं बीजांड द्वार। 8वां भाग होता है क्या, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो देखिए यहाँ पे जो बीजांड द्वार होता है, यहाँ पास से कोई भी चीज इंटर करती है। देखिए सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया कि इसमें इतनी मेन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम एक बीजांड की संरचना यदि हम बनाएं, तो देखिए एक बीजांड की संरचना में सबसे पहले तो जो अंदर का भाग होता है, आप भी हमारे साथ बनाते चलिए। देखिए सबसे पहले ये अंदर का भाग होता है जो क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है, ठीक है। ये भ्रूण कोश जो होता है ये 8 केंद्र की तथा 7 कोश की संरचना होती है। देखिए यहाँ पे देखिए ये तो सबसे पहले अंदर का भाग बन गया, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, भ्रूण कोश। इसको हम आगे दर्शाएंगे। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर से 2 इंटेगुमेंट बने रहते हैं, ठीक है, यानी जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण। ये कुछ इस तरीके से ये दूसरा अध्यावरण होता है जो इस तरीके से होता है। अब देखिए इसके बाहर का जो भाग होता है, यहाँ पर से इसके बाहरी भाग जो पूरा का पूरा भाग होता है, ये भाग। अब देखिए यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से तो क्या होता है, एक नाभिक है, नाभिक के नीचे वाला भाग, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कुछ बूंदे बूंदे के आकार की संरचना होती है, और यहाँ पास का जो पूरा जगह होता है वो कैसा होता है, खाली खाली होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बीजांड की पूरी संरचना होती है ये कुछ इस तरीके से होती है, और देखिए बीच में एक मोटी मोटी पट्टी पाई जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये मोटी सी पट्टी होती है जो नीचे तक जाती है। तो इस बीजांड की संरचना में देखिए यहाँ पर, और ये भाग जो है आगे चल के ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये, तो अब एक बीजांड की देखिए यहाँ पे हम संरचना में देखिए कई सारे भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी संरचना भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमारे पास जो बीजांड की संरचना है, तो ये जो बीजांड है एक प्रतीप प्रकार का बीजांड है, ठीक है, एक प्रतीप प्रकार का बीजांड, प्रकार का बीजांड। देखिए वैसे कई टाइप के बीजांड होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होता है, यानी हम बोलें लगभग ये जो प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है, इसको हम एनाट्रापस ओव्यूल्स बोलते हैं, इसको हम एनाट्रापस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एनाट्रापस बीजांड भी बोलते हैं, इसको हम एनाट्रापस या उल्टा बीजांड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 180 डिग्री में
यह 180 डिग्री में पूरा घूम जाता है। देखिए 180 डिग्री का जब एंगल आएगा तो ये पूरी तरह से घूम जाएगा, तो ये इसको हम उल्टा प्रकार का बीजांड भी कहते हैं, या इसको हम इनरट्रापस बीजांड भी कहते हैं। और ये जो है प्रतीप प्रकार का बीजांड कहलाता है। देखिए यदि ओवरऑल यदि हम बात करें तो टोटल 82% पादपों में यही इसी प्रकार का जो बीजांड है वो पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटल 82% जो प्लांट होते हैं उनमें इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम प्रति प्रकार का बीजांड जो है इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये है हमारे पास एक बीजांड। अब इस बीजांड की संरचना में देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, इस बीजांड की संरचना में देखिए जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, जहां पास से आपको खाली स्थान दिख रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी आवरण नहीं है, तो इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं इसको हम, बीजांड द्वार। देखिए बीजांड द्वार के ऊपर देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, बाह्य अध्यावरण। इसको बोलते हैं हम बाह्य अध्यावरण। और इसके जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। क्या बोलते हैं इसको हम, आंतरिक अध्यावरण। तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। तो देखिए यहाँ पे दो भाग है, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण। नीचे का भाग क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। और देखिए यहाँ पास का जो ज्वाइंटिंग बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाले भाग को हम बोलते हैं हाइलम या नाभिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं इसको हम हाइलम बोलते हैं, हाइलम। इसको हम हाइलम बोलते हैं। चलिए इसके बाद ये जो ऊपर का भाग होता है इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संधि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम, संधि। इसको हम संधि रेखा बोलते हैं, संधि रेखा, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रफ। तो देखिए संधि रेखा या रफ। इसके बाद देखिए ये जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, संवहन रज्जु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, संवहन रज्जु। इस वाले भाग को हम बोलते हैं संवहन रज्जु, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैस्कुलर स्टैंड। अब देखिए इसके नीचे का जो भाग होता है ये वाला भाग क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत कहलाता है। ठीक है, बीजांड, ये बीजांड का चूंकि व्रंत होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत, या इसको क्या बोलते हैं, फनिकल। ठीक है, इसको हम फनिकल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि एक बीजांड की संरचना में आपको कितने सारे भाग दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला भाग तो क्या है, बाह्य अध्यावरण, जो कि बाहर का भाग है, और जो अंदर वाला आंतरिक गुहा इसको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक अध्यावरण। और देखिए ये जो अंदर वाली पूरी गोला शेप्ड यानी कि अंडाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं, देखिए ये वाली संरचना, ये पूरी की पूरी गोलाकार संरचना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। इसको हम भ्रूण कोश बोलते हैं या एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। देखिए इसके ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ पर, ये वाला भाग जो बूंदी बूंदी के समान दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। इसको हम बीजांड काय बोलते हैं या न्यूसेलस बोलते हैं। और देखिए ये जो ऊपर का खाली स्थान होता है इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, ये भाग कहलाता है निभाग या चलाजा। क्या कहलाता है ये भाग, ये भाग कहलाता है निभाग, निभाग या चलाजा। तो देखिए एक हम कह सकते हैं एक बीजांड की संरचना में इतने प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो प्रमुख भाग हैं उनको एक एक करके हम क्रम में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भाग की यदि बात करें हम, तो देखिए इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद यदि हम बात करें इसके प्रमुख भागों की, तो देखिए इसके प्रमुख भागों में देखिए सबसे पहला यदि हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें सबसे नीचे का भाग क्या होता है, बीजांड व्रंत, या इसको क्या बोलते हैं हम, फनिकल। क्या बोलते हैं इसको हम, बीजांड व्रंत को क्या बोलते हैं, फनिकल। तो देखिए पहला भाग जो है हमारे पास वो क्या है, बीजांड व्रंत, और बीजांड व्रंत को हम क्या बोलते हैं, फनिकल। तो देखिए बीजांड व्रंत या फनिकल की यदि हम बात करें
तो यह बीजांड का क्या होता है, व्रंत होता है। देखिए यह बीजांड का क्या होता है, यह बीजांड का व्रंत होता है, व्रंत होता है, जिसके द्वारा बीजांड किससे जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा रहता है, अपरा या प्लेसेंटा से, जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा रहता है। तो देखिए यह जो बीजांड व्रंत होता है, यह चूंकि व्रंत है, नीचे का डंठल भाग है, तो यह व्रंत जो होता है यह नीचे बाहर की ओर किससे जुड़ा रहता है, अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, ये प्लेसेंटा या अपरा से जुड़ा रहता है। अब देखिए जो दूसरा भाग है, ठीक है, दूसरा भाग जो हमारे पास है वो है संवहन रज्जु, ठीक है, दूसरा भाग जो है हमारे पास संवहन रज्जु। तो देखिए दूसरा भाग जो हमारे पास है क्या है, संवहन रज्जु, संवहन रज्जु, इसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर स्टैंड, इसको हम वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। तो देखिए जो संवहन रज्जु होता है, तो संवहन रज्जु की यदि हम बात करें तो बीजांड व्रंत में देखिए अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए यह किससे जुड़ा रहता है, यह संवहन ऊतक होता है, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है, संवहन ऊतक। देखिए यह एक प्रकार का, यह एक संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक है जो कि अपरा से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, पोषण प्राप्त करता है। तो देखिए जो संवहन रज्जु होते हैं यह बेसिकली जो है बीजांड व्रंत में अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए संवहन ऊतक का कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो काली पट्टी वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, आपको ब्लैक कलर से जो मोटा स्टैंड वाला भाग है यही कहलाता है संवहन रज्जु, या इसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद जो ये बाहर का भाग है, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा बीजांड व्रंत, ठीक है, जो कि क्या होता है, यह बीजांड का व्रंत होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा रहता है या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और देखिए दूसरा भाग जो हमारे पास है वैस्कुलर स्टैंड या संवहन रज्जु जो होता है यह मोटी पट्टी रूप का होता है और यह एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है जो कि अपरा से पोषण को प्राप्त करने में मदद करता है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो भाग है हमारे पास वो है संधि रेखा या उभार। तो देखिए यहाँ पे इसको अब हम मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए अगला भाग जो हमारा है, देखिए अगला भाग हमारा क्या है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो पूरा ब्लैक पट्टी का भाग दिख रहा है ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संधि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम संधि रेखा बोलते हैं। तो देखिए तीसरा भाग हमारे पास क्या है, संधि रेखा, संधि रेखा। संधि रेखा को हम क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रफ भी बोलते हैं। तो देखिए जो संधि रेखा का भाग होता है बेसिकली यह नाभिका से ऊपर की ओर अतिवृद्धि होती है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, नाभिका होता है, ठीक है, नाभिक, ये हाइलम या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हाइलम या इसको हम बोलते हैं नाभिका, ये हाइलम या नाभिका। तो देखिए यह नाभिका के ऊपर की अतिवृद्धि होती है। यहां तक तो क्या है, ये नाभिक या क्या है, हाइलम है। तो नाभिक के ऊपर, ये नाभिक का ही भाग है और नाभिक के ऊपर क्या हो गई, इसकी अतिवृद्धि हो गई है। तो देखिए नाभिक के ऊपर जो है, देखिए नाभिक के ऊपर, यह नाभिक के ऊपर, यह नाभिक के ऊपर बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है। यह नाभिक के ऊपर बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है। तो देखिए यह नाभिक के ऊपर बीजांड व्रंत की क्या होती है, अतिवृद्धि होती है। क्योंकि देखिए ये वाला भाग पूरा क्या है, बीजांड व्रंत का ही भाग है। तो बीजांड व्रंत का भाग जब नाभिक में मिल गया यहाँ पे, यानी बीजांड से, तो देखिए नाभिक के ऊपर भी बीजांड व्रंत का भाग जब गया है
तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह अतिवृद्धि हो गई एक तरह से। तो नाभिक के ऊपर जो बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि होती है वो संधि रेखा कहलाती है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग ब्लैक कलर का, ये क्या है, संधि रेखा का भाग कहलाता है। तो ये हो गया तीसरा भाग। अब देखिए इसमें चौथा भाग जो होता है, क्या होता है, चौथा भाग है इसमें नाभिका। चौथा भाग है नाभिका। नाभिका या इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। तो देखिए हाइलम या नाभिका चौथा भाग है। देखिए यहाँ पे देखिए, आपको समझिए हाइलम कहाँ पे है, तो हाइलम या यहाँ पे ये देखिए, ये जो नाभिका है यानी जो बीजांड ग्रंथ है और बीजांड का जो पूरा भाग है, ठीक है, तो बीजांड का पूरा भाग बीजांड ग्रंथ से जिस बिंदु या भाग पर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम या नाभिका बोलते हैं। ठीक है, तो बीजांड का जो मुख्य शरीर होता है, तो बीजांड ग्रंथ के, बीजांड का जो मुख्य शरीर है, देखिए ये तो पूरा का पूरा जो बीजांड का मुख्य शरीर हो गया, तो बीजांड ग्रंथ के जिस क्षेत्रीय भाग से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम, या उसको हम नाभिका कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नाभिका है, ठीक है, तो नाभिका क्या कहा हमने कि जो बीजांड का मुख्य शरीर है, ठीक है, देखिए बीजांड का मुख्य शरीर, देखिए बीजांड का मुख्य शरीर जो है, बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ के, देखिए बीजांड का मुख्य शरीर जो है वो बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्र या भाग में मिलता है, जिस क्षेत्र या भाग पर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्र या भाग पर मिलता है, जिस क्षेत्र भाग पर मिलता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं, उसे नाभिका कहते हैं। तो देखिए नाभिका या हाइलम क्या होता है, देखिए ये तो ऊपर का पूरा भाग क्या हो गया, बीजांड का मुख्य शरीर हो गया, और नीचे का भाग जो होता है ये बीजांड ग्रंथ होता है। तो बीजांड का जो मुख्य शरीर है बीजांड ग्रंथ के, तो देखिए बीजांड ग्रंथ के जिस भाग पर बीजांड का ये जो मुख्य शरीर है यहाँ पे जो मिलता है, इस मिलने के स्थान को क्या बोलते हैं, हाइलम, या इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है, तो पांचवा पॉइंट क्या है, बीजांड द्वार। क्या है इसके बाद अब अगला पॉइंट, बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार की यदि हम बात करें तो देखिए यहां पे जो बीजांड द्वार है, देखिए पांचवा पॉइंट क्या है हमारे पास, बीजांड द्वार। तो देखिए बीजांड द्वार जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है। ठीक है, जो बीजांड द्वार होता है, देखिए बीजांड द्वार में किसी भी प्रकार का, बीजांड द्वार में किसी भी प्रकार का अध्यावरण या आवरण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहां पर किसी प्रकार का आवरण नहीं है, ये स्थान जो होता है ये क्या कहलाता है, ये बीजांड द्वार कहलाता है। ये भाग क्या है, बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। और देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, और पराग नलिका का प्रवेश, देखिए जो पराग नलिका या पोलन ट्यूब जब आएगी तो पराग नलिका का प्रवेश जो है वो यहीं से होता है। कहां से होता है, बीजांड द्वार से, और पराग नलिका का प्रवेश यहीं से होता है, यहीं से होता है। तो देखिए बीजांड द्वार जो होता है, तो बीजांड द्वार में किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, और जो पोलन ट्यूब आएगी इधर से, पोलन ट्यूब जो आएगी वो यहीं से इंटर करेगी। ठीक है, पोलन ट्यूब जो आएगी वो कहां से इंटर करेगी, तो वो बीजांड द्वार से क्या करती है, इंटर करती है। चलिए इसके बाद एक और मुख्य भाग है, क्या, मुख्य भाग जो है बीजांड का है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो अगला भाग है वो क्या है, बीजांड का, या इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, बीजांड का, या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। देखिए छठवां पॉइंट हमारे पास क्या है, बीजांड काय, बीजांड काय या न्यूसेलस। तो देखिए बीजांड का या न्यूसेलस का जो भाग होता है यह मृदुतकी ऊतकों का बना होता है, यह मृदुतकी ऊतक का भाग होता है,
यह मृदुतकीय ऊतक का बना होता है, ऐसा लिख लीजिए, यह मृदुतकीय ऊतक का बना होता है। ठीक है, तो जो बीजांडकाय का भाग होता है यह मृदुतकीय ऊतक का बना होता है और यह कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यह द्विगुणित होता है। ठीक है, यह द्विगुणित होता है, यानी यह द्विगुणित संरचना है, यह डिप्लॉइड संरचना होती है। तो आपको याद रखना बीजांडकाय जो है मृदुतकीय ऊतकों का बना होता है और यह एक कैसी संरचना है, द्विगुणित संरचना है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना, ये जो आपको बूंदे बूंदे ऐसे काले ऐसे डाट डाट टाइप का दिख रहा है, यही है क्या, बीजांडकाय, या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। देखिए यहाँ पे आप इसको गेस भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग आम की जो गुठली होती है, आम की गुठली को जो आप तोड़ोगे तो उसमें जो भ्रूण के ऊपर, भ्रूण के जो दोनों प्लाट होते हैं तो उनके ऊपर एक काले कलर का एक पट्टी नुमा जो है ऐसे डाट डाट टाइप का दिखता है, कोमल कोमल भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस या बीजांडकाय बोलते हैं। चलिए इसके बाद ऊपर का भाग जो होता है एक निभाग। ठीक है, एक भाग हमारे पास क्या बचा अभी, निभाग, या इसको हम क्या बोलते हैं, चलाजा। तो देखिए यहाँ पे अब हम चलाजा या निभाग देखते हैं। ठीक है, निभाग या चलाजा। तो देखिए निभाग या चलाजा की यदि बात करें तो जो पूरा का पूरा निभाग या चलाजा होता है तो यह बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है। ठीक है, और देखिए यह सबसे पहले तो देखिए यह बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है, यानी यदि बीजांड द्वार नीचे है तो ये कहाँ है, ऊपर है, तो यह बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है, विपरीत सिरे पर होता है। देखिए यह बीजांड द्वार के कहाँ होता है, विपरीत सिरे पर होता है। और इसको आप याद रखना है कि देखिए ये जो दोनों अध्यावरण होते हैं, जो बाह्य अध्यावरण है और आंतरिक अध्यावरण, तो देखिए बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण आगे जाके यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो बीजांड व्रंत चूंकि कहाँ है, नीचे की ओर है, तो बीजांड व्रंत के विपरीत सिरे पर, यानी बीजांड व्रंत नीचे की ओर है तो इसके विपरीत सिरे पर, तो देखिए इसके ऊपर की ओर क्या है, निभाग या चलाजा है, और यह बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है। और यह किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो देखिए ये जो अध्यावरण है, अध्यावरण और किसके बीच में, देखिए अध्यावरण पहला तो क्या हो गया, अध्यावरण, और दूसरा किसके बीच में पाया जाता है, यह बीजांडकाय के। इन दोनों के मध्य जो जंक्शन होता है, यानी जो बीच का क्षेत्र है, ये जो खाली क्षेत्र है, यही भाग क्या कहलाता है, निभाग या चलाजा कहलाता है। चलिए इसके बाद एक मेन भाग बचा है जिसको कि बोलते हैं क्या, भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश की संरचना भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, कि भ्रूणकोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए लास्ट भाग क्या है हमारे पास, भ्रूणकोश। क्या है हमारे पास लास्ट भाग, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश को क्या बोलते हैं हम, इम्ब्रियोसैक, इसको हम बोलते हैं इम्ब्रियोसैक। तो देखिए जो भ्रूणकोश का भाग होता है या एम्ब्रियोसैक का भाग होता है, यह सबसे अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो अंदर का भाग, ये नीले कलर से या ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा जो गोलाकार भाग होता है, ये क्या कहलाता है, भ्रूणकोश कहलाता है। तो यदि एक भ्रूणकोश की संरचना की बात करें तो देखिए एक भ्रूणकोश के भाग में हमको क्या क्या दिखाई देता है। देखिए एक भ्रूणकोश के भाग में ऊपर की ओर 3 सेल होती है, नीचे की ओर 3 सेल होती है, और बीच में भी 2 क्या होते हैं, केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे जो एक परिपक्व भ्रूणकोश होता है, इसकी संरचना में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं अंदर, देखिए इसकी संरचना में टोटल 7 सेल होती है। कितने सेल की यदि बात की जाए तो सेल कितने होते हैं, 7। ठीक है, 7 सेल कैसे होते हैं, देखिए 3 सेल तो ये ऊपर की हो गई 1 2 3, ठीक है, ये सेल कितनी हो गई 3, और 3 सेल ये क्या हो गई, नीचे की सेल। और जो बीच की जो पूरी सेल बची है, ये बीच की पूरी सेल को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो ये इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल मिला करके देखिए यहाँ पे कितनी सेल हो गई, 7 सेल हो गई। तो जो भ्रूणकोश होता है इसमें 7 कोशिका होती है, यानी और केंद्रकों की यदि बात की जाए तो देखिए तीनों कोशिकाओं में, ऊपर की 3 कोशिकाएं में 3 केंद्रक हो गए। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस या केंद्रक, देखिए ऊपर की तीनों कोशिकाओं में 3 केंद्रक हो गए, और बीच की कोशिका में देखिए 2 केंद्रक हो गए, और 3 केंद्रक इसमें हो गए इन तीनों कोशिकाओं में। ये तो टोटल मिला के 3 6 और 2 8। तो यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करें तो न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8। तो देखिए भ्रूणकोश की संरचना में जो न्यूक्लियस होते हैं वो 8 होते हैं, और सेल कितनी होती है, 7।
तो एक भ्रूण कोश की संरचना भी कभी कभी पेपर में पूछी जाती है आपसे। तो देखिए एक भ्रूण कोश की संरचना में 7 कोशिकाएं होती है और 8 जो है केंद्रक या न्यूक्लियस होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एक बीजांड की संरचना में मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ऊपर का जो खाली भाग होता है निभाग कहलाता है, उसके बाद देखिए बीजांड काय का भाग होता है और नीचे की तरफ बीजांड ग्रंथ होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है, संवहन रज्जु होता है जो कि अपरा से क्या करता है, पोषण को प्राप्त करता है, संधि रेखा वाला जो भाग होता है यह बीजांड ग्रंथ का ही भाग होता है जो कि बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि कहलाती है। 2 अध्यवरण होते हैं, बाह्य अध्यवरण और एक आंतरिक अध्यवरण। इसके बाद देखिए हाइलम होता है, यानी बीजांड का मुख्य शरीर जो है बीजांड ग्रंथ से जिस भाग या सिरे पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइलम या नाभिका बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बीजांड की संरचना जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बीजांड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ये पेपर में बार बार रिपीट होता है और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।